हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आपको मिलवा रहे हैं नेट 2022 के टॉपर से। और ऐसे ही एक टॉपर अखिलेश जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स के अंदर जेआरएफ क्रैक कर लिया है। और क्रैक किया है एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। 99.79 परसेंटाइल इनका स्कोर रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अखिलेश जी को। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अखिलेश जी, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज जुड़कर हमें। थैंक यू सो मच सर। अखिलेश जी, कब से आपने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया कि मेरे को अब इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है? सर सबसे पहले तो मैं अपने आसपास ऑब्जर्व ही कर रहा था कि मेरे को अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। इससे पहले मेरा एम सीए का था, उसके बाद कुछ टाइम एमबीए के लिए मैंने कैट की प्रिपरेशन करी थी, लेकिन वो सब कुछ ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा अब कुछ तो करना ही है लाइफ में। तो मैंने सोचा कि अब नेट का एग्जाम के लिए मैं तैयारी करता हूँ। एम कॉम के सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी इसकी। ओके। तो जैसे आपने कहा कि कुछ तो करना ही है, तो मतलब जो आपका स्कोर है उससे देख के ये नहीं लग रहा कि आपने इसको कुछ तो करना ही है वाले हिसाब से किया। ऐसा लग रहा है कि आपने इसके लिए अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करी है, प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करी है। तो आप हमें बताइए कि कैसे आपने इस एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटेजी है बनाई, कैसे आपने कोई टाइम टेबल बनाया, क्या आपका शेड्यूल रहता था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर। सर सबसे पहले तो मेरी स्ट्रेटेजी मैंने जो स्टार्टिंग में बनाई वो तो काफ़ी ख़राब रही। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरा जो ग्रेजुएशन है, और और ग्रेजुएशन में इसमें बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन ठीक से नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ग्रेजुएशन में नहीं था। मेरा इंटरेस्ट सीए करने में था, लेकिन वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया। उसके बाद जो मेरा ये जो सिलेबस है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, वो मैच भी नहीं करता है ज़्यादातर नेट के एग्ज़ाम से। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे न्यू देखने को मिली। तो सबसे पहले मैंने बुक्स की लिस्ट बनाई थी कुछ, जो कि सबसे खराब स्ट्रेटेजी थी। मैंने सोचा था कि मैं इन सभी बुक्स को पढ़ूंगा, और लगभग 10-15 बुक्स की मैंने लिस्ट बनाई थी पेपर टू के लिए। तो अगर मैं वो बुक्स लेता तो फिर काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता, वो 2-3 साल तक फिर मैं पेपर टू की ही तैयारी करता। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैराथन सेशन देखा जाए। तो मैंने मैराथन सेशन देखे थे 10 यूनिट्स के। मैंने सारे के सारे मैराथन सेशन देखे थे अलग अलग यूट्यूबर्स के, उनमें से एक आपका भी था। तो वहां पे हम्म। मैंने आपके स्नैपशॉट की वीडियो देखी थी लॉ वाली। तो उसके बाद मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, तो मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पाए। ये दिसंबर का टाइम था जब मैंने पहली बार 2020 का मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था। और उसमें मेरे लगभग 10-12 क्वेश्चन ही सही थे, उसके अलावा सब पेपर टू में सब गलत थे। तो मैंने सोचा अब कुछ तो बेटर सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद मैंने आपकी वीडियो को दोबारा देखा। वहाँ पे आपकी वेबसाइट को खोला और वहाँ से सभी स्नैपशॉट को पहले डाउनलोड किया। उसके बाद उनका प्रिंट निकाल लिया, और वहाँ से मैंने सोचा कि अब मैं इसकी तैयारी यहीं से करूँगा। तो मैंने आपके यूट्यूब चैनल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उसकी आपने एक सीरीज बनाई हुई है हर एक यूनिट की। तो मैंने पहले वो सारे की सारी वीडियोस देखी, उनसे नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने आपकी वेबसाइट पे जो आपने डिटेल्स सिलेबस डाला है, उनकी वीडियोस डाली है, उन्हें देखा, उन्हें नोट किया। उसके बाद मैंने ये स्नैपशॉट को स्टार्ट किया था। स्नैपशॉट को करने का मेरा ये तरीका था कि मैंने इसको प्रिंट आउट निकाल लिया था। तो इस तरीके से मैंने प्रिंट आउट निकाला था। अरे वाह। और उसके बाद मैंने इनकी समरी बना ली थी अलग से। मैंने ओके। हर एक यूनिट की अलग से समरी बना ली थी कुछ पेजेस में, ऐसे ए हम्म। फोर साइज के पेज में। हम्म। उसके हम्म। बाद इन हम्म। समरी के भी मैंने सिर्फ हेडिंग हेडिंग इस तरीके से कुछ पेजेस में लिख लिए। जैसे लॉ का है, तो ये अरे लॉ वाह। का दो हम्म। पेजेस में कंप्लीट हो जाता मेरा। हम्म। तो मैं जब हम्म। रिवीजन करता था तो सिर्फ इन ग्लोसरी नोट से ही करता था। मैं ओके। अपने माइंड में हेडिंग को रिकॉल करता था कि इसके अंदर क्या था। हम्म। तो सबसे जरूरी मेरे लिए ये था कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसको मैं रिवाइज जरूर करूँ, क्योंकि अगर ठीक है। रिवीजन नहीं हो रहा है तो उसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। हम्म। हम्म। तो बेसिकली पहले ये स्ट्रेटेजी थी। जब मैंने ये कर लिया, मैंने सारे स्नैपशॉट पढ़ लिए, उन्हें रिकॉल भी कर लिया। उसके बाद अप्रैल के एंड में बीएचयू का एग्ज़ाम था। तो मैंने बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और कुछ ही हफ्तों में उसका रिजल्ट आ गया था, और मेरा वो क्वालिफाई हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये स्नैपशॉट तो काफ़ी काम किया, और ये नेट में भी काफ़ी काम आएंगे। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने शुरू करे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने आपके वेबसाइट से एक पैकेज ले लिया था,
वहां से मैंने उन्हें सॉल्व करना शुरू किया। मैंने लगभग 8 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व कर लिए थे, 2018 से लेके अभी तक के सब। और फिर उनके भी मैंने इसी तरीके से नोट्स बनाए थे। और जो मुझे लगा कि मेरा कोई वीक पॉइंट है और मुझे उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, जो कि मेरा सिर्फ यहाँ से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वहां पर उन्होंने कुछ नोट्स डाले हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो उन्हें डाउनलोड करके वहां से मैंने उनको ब्रीफली पढ़ा। जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन है या फिर प्रोबेबिलिटी है, तो ये सब चीजें मैंने वहां से पढ़ ली थी, जो मुझे लगा कि मुझे डीप में पढ़नी चाहिए, तभी अच्छे से समझ में आएगी। फिर उसके बाद एग्जाम आ गए थे, तो मैंने तब तक सारे के सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिए थे, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का टाइम नहीं मिला। मॉक टेस्ट भी मैंने आपके लिए थे, एक मॉक टेस्ट लिया भी था, लेकिन इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा उसमें। तो मैंने सोचा कि अब प्रीवियस पेपर का ही मैं रिवीजन करता हूँ। उसका रिवीजन स्टार्ट किया। लास्ट के 15 दिन पहले मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर खत्म कर लिए थे, और 15 दिन तक मैंने फिर उनका ही रिवीजन किया और जो स्नैपशॉट थे उनका रिवीजन किया। और इसके साथ ही मैंने शॉर्ट ट्रिक्स सोचने की कोशिश करी कि इस तरीके के क्वेश्चंस में किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है, जैसे मैच द फॉलोइंग होते हैं, या फिर जो हमें सीरीज में लगाने होते हैं आंसर्स, जिसमें हमें सीरीज सेट करनी होती है उनकी। तो उसमें मैंने सोचा कि इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा था। वो मैं कभी आपसे अलग से बताऊंगा मैंने कैसे किया था उन्हें, बिल्कुल बिल्कुल, हम ताकि अलग से जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। हम्म। तो उसमें अगर कभी मेरे को आंसर नहीं भी आता तो भी मैं उसका सही आंसर लगा सकता था। वो इस अरे वाह, तरीके की स्ट्रेटेजी मैंने दी थी। ठीक है। तो ठीक है लास्ट अखिलेश जी। 15 डेज मैंने हम्म। वही हम्म तीन हम्म, चार बार रिवाइज किया था सब चीज को, और बस ठीक है। उसके बेस पे एग्जाम में। ठीक जी है, सर। तो जो आप स्ट्रेटेजी भी ये मेरे को बता रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे रहा कि जब इनिशियली आप पढ़ाई करते हो तो बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, तो जैसे फाइनल होता है ना, बहुत सी चीजें पढ़ते हैं। बट धीरे धीरे आप जी फिल्टर सर। डाउन करते 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 आप अपने क्रिस्प नोट्स में आ गए। उन क्रिस्प नोट्स को आप जी बार बार सर। रिवाइज करते रहे, ताकि आप जो चीजें हैं उनको भूले ना। कुछ शॉर्टकट आपने लगाए, इन सब चीजों को किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए, ताकि आपके जो माइंड है उसमें बार बार चीजें आती रहे, और कहीं ना कहीं चीजें सेटल आउट हो जाए आपके माइंड में। तो इस अप्रोच को जी सर। आपने फॉलो किया। जी सर, यहाँ तक कि मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनके लिए भी अलग से कॉपीज बनाई हुई थी, वो ऐसे एक और टाइप ओके की कॉपीज बनाई हुई है ओके मैंने। ऐसे 3 कॉपियां बनाई है मैंने, ओके और उनके भी फिर समरी नोट बनाए हुए हैं। ओके ओके। कई मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो नोट्स बनाते हैं ना, वो इतने बड़े नोट्स बना लेते हैं। जैसे इन्होंने ये 3 कॉपियां बनाई हुई हैं, उनकी ऐसी 30 कॉपियां बन जाती हैं। तो वो 30 कॉपियों को एग्जामिनेशन से पहले पढ़ना नामुमकिन सा हो जाता है। तो जब भी हम नोट्स जी बना सर। रहे हैं, तो अखिलेश जी ने बहुत सही बताया कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो इनिशियली हो सकता है कि आप थोड़ा ज्यादा बना रहे हो, बट इनिशियली जब आपको क्या करना चाहिए लॉन्ग रन में, उसे शॉर्ट में कर लेना चाहिए और क्रिस्प कर लेना चाहिए। जैसे वो नेक्स्ट रिवीजन वाले स्टेज पे है, तो उसके लिए आप और क्रिस्प कर लीजिए। हर हर एक रिवीजन का जो स्टेज चल रहा है, आप और क्रिस्प नोट्स पे आते जाइए। तो ये अखिलेश जी से हमें बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे एस्पिरेंट्स के साथ भी हम जरूर ये चीज शेयर करेंगे। अखिलेश जी, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ हो जाएगा इस स्कोर के साथ? सर, तैयारी तो यही सोच के करी थी कि मुझे जेआरएफ ही चाहिए, इसके अलावा और नेट का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यहाँ तक कि जो मैं कॉपी में लिखता था, तो कॉपी में भी मैं अपने नाम के नीचे सिर्फ सब्जेक्ट का नाम जेआरएफ ही लिखता था, कभी मैं नेट ओके नहीं लिखता था। तो ओके नेट मेरा एम था ही नहीं, मेरा सिर्फ जेआरएफ ही था एम। अगर ओके जेआरएफ नहीं होता तो शायद मैं आगे परस्यू ही नहीं करता इसे। ओके ओके ओके। तो टारगेट ही हमने बड़ा रखा हुआ था और उसी को कंप्लीट करना था। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम कई बार टारगेट छोटे रख लेते हैं, गोल छोटे रख लेते हैं, और कई बार उनको अचीव भी नहीं कर पाते, फिर और नीचे रह जाते हैं। तो टारगेट कम से जी कम, गोल कम से कम हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बताई अखिलेश जी ने। और अब यहाँ पे इनसे ये भी जानना चाहेंगे, अब काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अखिलेश जी दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर लिया करते थे। तो ऐसा आपका कुछ फिक्स था कि मेरे को दिन में इतने घंटे पढ़ना है? जी सर, मैंने पहले से सोच के रखा था कि एटलीस्ट 8 आवर्स तो मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए मैं टाइम मैनेजमेंट का अपना टेबल भी बनाता था। मेरा टेबल थोड़ा अलग है दूसरों के मुकाबले, जो मैंने देखा है उसे भी मैं अभी दिखाऊंगा। तो मैं सोचता था कि मैं 8 घंटे जरूर मेंटेन करूंगा, लेकिन कई बारी और काम पड़ जाते हैं, कई बारी बाहर जाना पड़ता है घर से और काम पड़ जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से वो 6 घंटे एवरेज रहा ही है हमेशा। पर कोशिश यही रहती थी कि 8 घंटे मिनिमम हो और उससे ऊपर ही हो, उससे कम ओके ना हो। ओके ओके। तो अब मेरी उत्सुकता बढ़ गई है टाइम टेबल को देखने की, तो आप प्लीज उसे दिखाई दीजिए। सर, टाइम टेबल मैं आज भी इसे मेंटेन करता हूँ। मैं लगभग ओके पिछले 2 साल से इसे ऐसे ही बना रहा हूँ। तो मैं ओके मेरे पास एक कॉपी है यहाँ ओके पे। मैं सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखता हूँ,
ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम लिखता हूँ ठीक है। जो मैं करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइम स्टार्ट लिखता हूँ जब मैं पढ़ने बैठता हूँ। ठीक है। और उसके बाद जब मैं पढ़ के उठ जाता हूँ तो मैं वो वाला टाइम नोट कर देता हूँ। और उसके ठीक है। आगे उसके मिनट कर देता हूँ कि मैंने कितने मिनट पढ़ लिया है। इस ठीक है। तरीके से ये होता है कि सर कई बारी हम उस शेड्यूल पे नहीं बैठ पाते जो हमने टाइम टेबल अपने लिए बनाया है। तो हम्म। मैं बस यही देखता हूँ कि लास्ट में मेरे जब मेरा दिन खत्म हो तो मेरे 480 मिनट्स पूरे हो जाएं। चाहे मैं ओके। कभी भी बैठूं, चाहे मैं सुबह 480 मिनट्स बैठ जाऊं लगातार 8 घंटे, या फिर मैं दो दो हम्म। घंटे के सेशन पे बैठूं, जैसा भी हो। ठीक है। कई ठीक है। बारी ब्रेक लेना पड़ता है, जाना पड़ता है कहीं और, हम्म। तो हम्म। डिस्टर्ब हो जाता है टाइम टेबल। तो इसीलिए हम्म। मैं इस तरीके से बनाता हूँ अपना। अरे वाह, तो बहुत अच्छा लगा अखिलेश जी का टाइम टेबल भी यहाँ पे देखकर। तो अखिलेश जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी इतनी यूनिक स्ट्रेटेजीज रहे हैं, इतने क्रिएटिव आइडियाज आपने अपनाए हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि वो भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ को अकम्प्लिश कर ले, तो क्या एडवाइस आपकी रहेगी उनके लिए? सर सबसे पहले तो सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि अपना स्कोप डिसाइड कर लेना चाहिए एग्जाम का। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट इन 10 यूनिट्स में से उसका स्कोप बहुत बड़ा हो सकता है हमारी रियल लाइफ में। लेकिन हम्म। नेट के एग्जाम में जितना पूछा जा रहा है हमें उतना ही पढ़ना है। उतना ही पढ़ना हमारे लिए इनफ होगा, और अगर हम उससे ज्यादा पढ़ते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। क्योंकि मेरी जो असली प्रिपरेशन हुई है वो लास्ट के 6 महीनों में ही हुई है। उससे पहले जो हुआ वो काफी खराब स्ट्रेटेजी थी और मेरे को लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया उसमें। तो हम्म। अपना स्कोप डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे हम्म। कोई रियल लाइफ में आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हो वो 3 पेजेस का है, लेकिन नेट के एग्जाम में तो वन लाइनर पूछा जाएगा। और वो कितना पूछा जाएगा वो आप प्रीवियस ईयर पेपर से आइडिया लगा सकते हो बहुत आसानी से। हम्म। तो इसीलिए वो प्रीवियस ईयर पेपर करके स्कोप पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस टॉपिक में कितना पढ़ना जरूरी है। जैसे एक एक क्वेश्चन है कॉप डगलस फंक्शन का। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो उसमें बस इतना ही पूछा जाता है कि a + b > 1 तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर बारी, तो हमें उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन उतना ही पूछता है, हर बारी उतना ही पूछता है। ठीक है। तो मैंने पहले ही स्कोप डिसाइड कर लिया था हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का, कि मैं इतना ही पढ़ूंगा, इतना पढ़ना काफी होगा। और उसके अलावा स्कोप के अलावा मैं ये कहूँगा कि हमेशा अपना टाइम सेव करना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कई कई बार हम फालतू की चीजें कर लेते हैं उसके बीच में, कि हमने कुछ अलग चीज पढ़ ली जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो वो नहीं करना है हमें। उसके अलावा हमें इमोशनल बैलेंस अपना बनाए रखना है, क्योंकि कई बार हमें प्रिपरेशन करते टाइम डिप्रेशन भी जरूर होगा। और ये मेरे साथ भी होता था, पर मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता था हमेशा। इसके अलावा कभी ओवर बर्डन नहीं करना है अपने को। जैसे मैंने कहा कि मैंने 10-15 बुक्स की लिस्ट बनाई थी, उनमें से टैक्सेशन के लिए ही मैंने टैक्समैन पब्लिकेशन की बुक सोची थी। और आपको पता ही होगा कि वो कितनी मोटी बुक, सिर्फ उसे पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रीवियस ईयर पेपर से उसे टैकल किया जा सकता है। टैक्स के क्वेश्चंस को अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 3 तो जरूर प्रीवियस ईयर पेपर में से ही आएंगे। और ऐसा इस बार हुआ भी है, आईटीआर में से क्वेश्चंस आए थे, डिडक्शन में से क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो या फिर नहीं करने वाले हो, तो वो पढ़ना बेकार है। उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, वो आपको याद ही नहीं रहेगा। एग्जाम के टाइम पे आप जरूर उसमें गलती करोगे। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके अलावा कहीं पे भी स्टक्ड फील नहीं करना है हमें। कहीं पर भी हमें ऐसा लगे कि हमारा यहाँ से तो आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें अपने अंदर चेंज फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम गलत स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। तो स्टक्ड फील नहीं होना है कहीं पे भी। अगर आपकी स्पीड कम भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप अपनी वीडियोस में कहते थे कि हर दिन 50 क्वेश्चन जरूर करिए, तो मैंने कोशिश करी, पर मैं 50 क्वेश्चन नहीं कर पाता था। कई बारी वो 20 क्वेश्चन ही हो पाते थे, कई बारी वो 7-8 क्वेश्चन ही हो पाते थे। तो जितना भी आपसे हो पाए आप उतना करो। सबकी स्पीड अलग होती है, कोई ज्यादा कर पाता है, कोई कम कर पाता है, बस आपको करना पूरा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये जरूर पूरे करने हैं। टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है। जैसे मैं टाइम कैलकुलेट करके रखता था अपना, तो वो टाइम कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और हमेशा एडवांस में डिसाइड करके रखो कि आप किस काम के बाद क्या करने वाले हो। तो इसके लिए भी मैंने एक नोट पैड में बना के रखा था। से नोट पैड में मैं लिख लेता था कि मैं किस चीज के बाद क्या करने वाला हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा। जी जी जी। तो मैं
पहले से ही यहाँ पे डिसाइड कर लेता था। जैसे मैंने किया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी वीडियोस पहले देख लूंगा, उसके बाद डिटेल सिलेबस देखूंगा, फिर स्नैपशॉट्स को पढ़ूंगा, उनकी ग्लॉसरी बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा। तो ये सब मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं किसके बाद क्या करूंगा। और अगर इसके बाद भी मेरा एग्जाम नहीं हो पाता तो उसके बाद शायद मैं अपने सिलेबस को दोबारा छानता, उसमें कमियां देखता कि मेरा क्या रह गया है, क्या वीक पॉइंट रह गए हैं। और वीक पॉइंट को ठीक करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप इम्प्रूव हो पाओगे। जी। तो ऐसी ही इन्होंने जी। मेरे को बातें बताई हैं। मेरे को एक टाइम पे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बस इनको सुनते ही जाऊं, जो ये बातें बोल रहे हैं मैं बस सुनते जाऊं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करते हुए, ऐसा लगा किसी ज्ञानी धुरंधर से बातें हो रही है हमारी। तो अखिलेश जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़कर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, उनको जरूर आज कुछ यूजफुल टिप्स और एडवाइस मिली होंगी। तो यहाँ पे अलविदा लेते हैं अखिलेश जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। मिलते रहेंगे और सेशंस में और टॉपर्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।